वेलकम बैक। इस पार्ट में हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके बाद फिर हम टेबल ऑफ कंटेंट देखेंगे कि हमने इस प्रोजेक्ट में ओवरऑल स्टेप बाय स्टेप हमने क्या क्या करना है। तो और उसके बाद फिर हम बाकी कोडिंग करेंगे और कोडिंग को भी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले हम एनएलपी की इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो ये एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि मशीन को हेल्प करती है कि वो अंडरस्टैंड कर सके ह्यूमंस को इन दियर नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज जो है ये दो तरह की हो सकती हैं कि इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और साउंड विच आर यूज्ड फॉर ह्यूमंस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। हम नॉर्मली टेक्स्ट और साउंड को यूज़ करते हैं। हम बोलते हैं, बोलकर कम्युनिकेट करते हैं, और दूसरा हम टेक्स्ट करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप या कोई भी हम चैटिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर लें। तो हम टेक्स्ट और साउंड से कम्युनिकेट करते हैं आपस में। तो एनएलपी कैन इनेबल ह्यूमंस टू कम्युनिकेट टू मशीन्स इन अ नेचुरल वे। तो एनएलपी जो है ये जो कि एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये ह्यूमन को लेट करता है कि वो कम्युनिकेट कर सके मशीन्स के साथ इन अ नेचुरल वे। तो हम जो नेचुरली कम्युनिकेट करते हैं, इसी तरह हम मशीन्स के साथ भी सेम तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग एनएलपी। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है ये हम यूज़ करते हैं कॉमनली, मोस्ट कॉमनली सेंटिमेंट एनालिसिस में, जो कि इट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल्स ओपिनियंस एक्सप्रेशंस इनटू डिफरेंट सेंटिमेंट्स। तो जो डिफरेंट सेंटिमेंट्स होते हैं लोगों के, तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं यूजिंग टेक्स्ट क्लासिफिकेशन प्रोसेस। और डिफरेंट सेंटिमेंट्स जो हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव। रिव्यू रेटिंग्स में हमें काफ़ी सेंटिमेंट्स का अंदाज़ा हो जाता है, हैप्पी, सैड एंड सो ऑन। और इसकी अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो सेंटिमेंट्स हम जब चेक करते हैं कि कोई कस्टमर या फिर यूज़र ने जो प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ की है, तो उसके रिमार्क्स या रिव्यू क्या हैं, ताकि प्रोडक्ट को मज़ीद इम्प्रूव किया जा सके। तो उस वक्त जो उसके रिमार्क्स या रिव्यू होते हैं उसको फिर हम क्लासिफाई करते हैं, और उसके मुताबिक फिर प्रोडक्ट या सर्विस को हम एनालाइज करते हैं कि वो कितनी बेहतर रही, और उसको फिर इम्प्रूव किया जाए। तो ऑब्वियसली जो मार्केटिंग है, जो सर्विस इम्प्रूवमेंट है, वो बेहतर हो जाती है। तो सेंटिमेंट का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। तो सेंटिमेंट एनालिसिस कैन बी डन ऑन डिफरेंट consumer centered industries to analyze people's opinion on a particular product or subject. Natural language processing has its roots in the 1950s। तो 1950s से ये आप कह सकते हैं कि ये आइडिया स्टार्ट हुआ था, जो कि एलन ट्यूरिंग ने स्टार्ट किया था by publishing an article titled Computing Machinery and Intelligence, which proposed what is now called Turing test as a criteria of intelligence, a task that involves the automated interpretation and generation of natural language, but at that time, not articulated as a problem separate from artificial intelligence। तो ओवरऑल एलन ट्यूरिंग ने ये एक आइडिया स्टार्ट किया था, और ये ओवरऑल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे जो आइडिया हमें सबसे पहले हुआ, तो वो 1950 में हुआ था। कुछ एनएलपी में जो हम जहाँ जहाँ एनएलपी जो हम यूज़ करते हैं वो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए, जिसमें अगेन जब हमने कस्टमर या यूज़र चेक करना होता है कि उसका रिस्पॉन्स या ओवरऑल उसका रिव्यू कैसा रहा, उसने प्रोडक्ट या सर्विस को जब यूज़ किया तो उसने कितना उसको प्रोडक्ट और सर्विस ने सेटिस्फाई किया। तो कुछ ऐसी वर्क के लिए हम सेंटिमेंट एनालिसिस को यूज़ करते हैं। देन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और हमें एनएलपी की ज़रूरत होती है, जहाँ से एनएलपी को यूज़ करके हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वगैरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और मशीन ट्रांसलेशन में भी हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं, जिसमें डिफरेंट लैंग्वेज को हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो डिफरेंट लैंग्वेज का टेक्स्ट या पैराग्राफ आप फॉर एग्जांपल कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे जापानीज़ लैंग्वेज का जो टेक्स्ट या पैराग्राफ है उसको आप इंग्लिश में करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं। आप अगर गूगल पे ट्रांसलेटर ओपन करें और वहाँ पर आप कोई इंग्लिश में लिखें, कोई वर्ड या पैराग्राफ लिखें, और उसको फिर आप कन्वर्ट करें अपनी लैंग्वेज में, जहाँ जिस लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, जो कि आपकी नेशनल लैंग्वेज है, तो आप उसको कर सकते हैं, मदर टंग में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो ट्रांसलेटर है उसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ हुई है। और हम क्वेश्चन आंसरिंग के लिए भी
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट चैटबॉट्स आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चैटबॉट्स जो हैं यहाँ इनमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ हुई है। और जब आप इनसे इन चैटबॉट को यूज़ करेंगे, और फॉर एग्जांपल कोई क्यूरी वाला चैटबॉट है जो कि क्यूरीज को डील करता है, क्यूरीज को एंटरटेन करता है, तो उसमें जब आप कोई क्वेश्चन पूछें और वो चैटबॉट उस फील्ड के मुताबिक बनाओ, तो प्रॉबली मैक्सिमम चांसेस यही कि वो आपको करेक्ट आंसर देगा। तो जो चैटबॉट है वो ऑलमोस्ट आपको ह्यूमन की तरह ही जवाब देगा, जैसे कि जो सेकंड साइड है वहाँ पर कोई चैटबॉट नहीं है, वो ओवरऑल कोई ह्यूमन है जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, जो कि आपकी क्यूरीज को इंटरटेन कर रहा है। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ होती है। इस प्रोजेक्ट में हम फोकस करेंगे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और सेंटिमेंट एनालिसिस में। और इन द फ्यूचर वी विल स्टडी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, क्वेश्चन आंसरिंग एंड सो ऑन एंड एक्सेट्रा। तो टेबल ऑफ कंटेंट में है कि सबसे पहले हम डाटा को लोड करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस करेंगे। थर्ड में है कि हम डाटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे। हम सबसे पहले क्लीनिंग द कॉर्पस, फिर हम स्टेमिंग देखेंगे, स्टेमिंग के साथ हम लेमेटाइजेशन का भी थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे, और ऑल टुगेदर देन टारगेट इनकोडिंग। फोर्थ में हम टोकन्स विजुअलाइजेशन करेंगे, और फाइव में वेक्टराइजेशन, जिसमें हम ट्यूनिंग काउंट वेक्टराइजर देखेंगे। काउंट वेक्टराइजर का कंसेप्ट देखेंगे कि क्या होता है, टी एफ आई डी एफ को देखेंगे क्या होता है, वर्ड एम्बेडिंग्स वगैरह। तो स्टेप बाय स्टेप हम टेबल ऑफ कंटेंट में एक एक चीज़ को हम काफ़ी डीपली माइनर डिटेल्स तक हम कोशिश करेंगे कि हम समझें और सिंपल वर्ड्स में समझ सकें। तो हमने ओवरऑल ये टोटल प्रोजेक्ट में डाटा लोड करने से लेकर लास्ट में एनएलपी डिज़ास्टर ट्वीट्स जो लास्ट पार्ट होगा, हम यहाँ तक स्टेप बाय स्टेप काफ़ी डीपली और काफ़ी आसान वर्डिंग में समझेंगे कि क्या क्या होता है और हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा को लोड करेंगे। डाटा को लोड करने से पहले हम जो कलर्स हैं उनको डिफ़ाइन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम डाटा को लोड कर लेते हैं। तो मैं कुछ कलर्स डिफ़ाइन कर लेता हूँ, हेक्स कलर्स। तो उसके लिए मैं सबसे पहले कमेंट यूज़ करता हूँ कि डिफाइनिंग ऑल आर कलर और डिफाइनिंग ऑल आर पैलेट कलर्स। तो सबसे पहले मैं प्राइमरी ब्लू डिफाइन कर लेता हूँ, और इसका हेक्स कलर है 496595। देन मैं प्राइमरी ब्लू 2, और इसका हेक्स कलर है 85। देन मैं प्राइमरी ग्रे डिफाइन कर लेता हूँ, और इसका हेक्स कलर है C6CCD8। देन प्राइमरी ब्लैक, और इसका हेक्स कलर है 202022। देन प्राइमरी बीजी कलर F4F0EA, और लास्ट में हम कर लेते हैं प्राइमरी ग्रीन। ग्रीन इज इक्वल टू px डॉट कलर्स डॉट क्वालिटेटिव
अब मैं लोड कर लेता हूँ डाटा सेट को। डी एफ इज इक्वल टू, डाटा सेट के लिए मैं यूज़ करूँगा डॉट रीड सी एस वी। तो जब हमने सी एस वी फाइल, सी एस वी फॉर्मेट की जो फाइल होती है उसको जब हमने रीड करना होता है, उसके डाटा को इंपोर्ट करना होता है, तो उसके लिए हम पांडास की, जो पांडास का डॉट रीड सी एस वी मेथड है, हम ये यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम फाइल का नाम लिखते हैं और इसमें हम फॉर्मेट साथ ज़रूर लिखते हैं। तो जो फाइल का नाम है वो है स्पैम और फॉर्मेट है सी एस वी। देन हम इनकोडिंग बताते हैं, तो इनकोडिंग, इनकोडिंग इज इक्वल टू लैटिन 1। इसको अगर मैं अब रन करूं, नेक्स्ट अब हम जो नल वैल्यूज़ कोई एग्जिस्ट करती होंगी तो उसको हम ड्रॉप कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं जो मेथड यूज़ करूँगा वो है डॉट ड्रॉप एन ए, जो कि नल वैल्यूज़ जो हैं वो उनको रिमूव कर लेगा, ड्रॉप कर लेगा। तो डी एफ इज़ इक्वल टू डी एफ डॉट ड्रॉप एन ए, तो हाउ एनी, और एक्सिस में रख लूँगा 1। तो कॉलम वाइज चेक करेगा ये। नेक्स्ट हम कर लेते हैं, अगर मैं इसके डी एफ डॉट कॉलम से एक बार देख लूँ, तो मेरे पास कॉलम्स जो हैं वो V1 V2 हैं। कॉलम्स को हम टारगेट, या मैं एक बार कॉलम से पहले डी एफ को डिस्प्ले कर लेता हूँ। तो डी एफ डॉट हेड मेथड जो है ये टॉप 5 रोज जो हैं वो हमें डिस्प्ले करेगा। हम यहाँ पर वैल्यूज़ को कोई नंबर प्रोवाइड करते हैं जिसके मुताबिक हमारे पास उतने रोज जो हैं वो डिस्प्ले होती हैं। लेकिन जब हम कोई नंबर यहाँ पर नहीं लिखते, कोई नंबर यूज़ नहीं करते, तो डॉट हेड मेथड जो है ये टॉप 5 जो रोज होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो हमें डिस्प्ले करके दिखाता है। जैसे अभी मैंने कोई वैल्यू या कोई नंबर यहाँ प्रोवाइड नहीं किया ब्रैकेट के अंदर, तो जब मैं इसको रन करूँगा तो V1 V2 दो कॉलम्स हैं और मेरे पास 0 से लेकर 4 तक ओवरऑल टोटल जो है 5 रोज डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो इन कॉलम के जो नाम है V1 और V2, इनको मैं कर लेता हूँ टारगेट और मैसेज, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास टारगेट है कि स्पैम है या हैम है, और यहाँ पर मेरे पास मैसेज गिवन है कि V1 जो है उसमें उस कॉलम में मैसेजेस हैं, गो अनटिल एंड सो ऑन, फ्री एंट्री इन टू वीकली एंड सो ऑन वट एवर। तो हमारे पास दो कॉलम्स हैं V1 V2, और जिसमें V1 में मेरे पास टारगेट वैल्यूज़ हैं और V2 में मेरे पास मैसेजेस हैं। तो इसके जो कॉलम नेम्स हैं इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। तो जो कॉलम 1 है, जो कि टारगेट कॉलम है, इसको मैं रीनेम कर लूँगा कॉलम को टारगेट नाम के साथ, और कॉलम 2 को रीनेम कर लूँगा विद कॉलम का नाम जो मैं रखूँगा उसको मैं मैसेज रख लूँगा। तो डी एफ डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू टारगेट मैसेज। अब इसको हम दोबारा डिस्प्ले करते हैं। तो अब हमारे पास पहले V1 V2 था, और अब हमारे पास जो कॉलम है वो टारगेट और मैसेज। अब हम कर लेते हैं जो मैसेजेस हैं, तो मैसेज के लेंथ को काउंट कर लेते हैं कि कितने वर्ड्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं। जैसे गो अनटिल, जो रॉन्ग, पॉइंट, क्रेजी, अवेलेबल ओनली एंड सो ऑन। तो जितने वर्ड्स यूज़ हुए हैं इसको हम काउंट करते हैं, और एक और कॉलम हम बनाएंगे और उसमें हम जो मैसेज का लेंथ है उसको हम वो वैल्यू जो है वो हम सेव कर लेंगे। जैसे इस कॉलम में गो अनटिल, जो रॉन्ग, पॉइंट, क्रेजी, जो एंड सो ऑन, तो इसमें जितने वर्ड्स यूज़ हुए हैं तो इसके साथ हमारे पास यहाँ एक कॉलम बन जाएगा। और जैसे हमारे पास एक रो में हैम है, तो सेम हमारे पास रो में जो वैल्यू आ जाएगी जिसमें मैसेज का लेंथ जो है वो हमें दिखेगा, हमें स्टोर दिखेगा। तो हम यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं और उसमें हम स्टोर कर लेते हैं मैसेज का लेंथ। तो मैं कॉलम बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ मैसेज,
लेंथ शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करूँ LEN, और df मैसेज डॉट अप्लाई lambda x length x डॉट स्प्लिट। तो यहाँ पर डॉट अप्लाई मेथड जो है ये कॉलम की हर एक वैल्यू में पर अप्लाई होगा, और डॉट अप्लाई मेथड के अंदर मैं जो लेमडा यूज़ कर रहा हूँ ये आप कह लें कि एक वन लाइन फंक्शन है, और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैं एक्स जो है कॉलम की जो वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक्स में ये स्टोर होगा, उसके बाद फिर हमारे पास एक्स में जब ये स्टोर होगा पहला मैसेज कॉलम का जो पहली वैल्यू है, जब ये स्टोर होगा इस पर जब हम कोई मेथड कुछ यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद फिर जो रिजल्टेंट हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा एक्स का वो स्टोर हो जाएगा यहाँ पर पहली वैल्यू वाली जगह पर, और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा, और नेक्स्ट वैल्यू पे भी अगेन प्रोसेसिंग होगी, और जो रिज़ल्ट होगा वो दूसरी वैल्यू जो जहाँ पर जो ये वाली दूसरी वैल्यू है यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, उसके बाद फिर थर्ड पे आएगा और थर्ड पे भी अगेन प्रोसेस होगा और रिज़ल्ट स्टोर हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ओवरऑल हमारे पास मैसेज जो है हम यूज़ कर रहे हैं कि हर मैसेज में हमारे पास जो मैसेज कॉलम है उसमें जितनी वैल्यूज़ हैं, अब उसमें हर एक वैल्यू को फिर हर एक वैल्यू पे डॉट अप्लाई मेथड कॉल करें, और उसके बाद जो रिज़ल्ट है हम अलग कॉलम हम बनाकर उसमें स्टोर कर रहे हैं। तो जो पहला कॉलम है, पहले कॉलम की जो वैल्यू होगी एक रो हमारे पास एडिशनल रो में हमारे पास एडिशनल वैल्यू आ जाएगी जहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ओवरऑल हमारे पास एडिशनल एक कॉलम बनेगा, और हर एक जैसे ये वाला हमारे पास वैल्यू है तो इसके साथ जिस तरह हैमर लिखा हुआ है इस तरह हमारे पास राइट साइड पे मैसेज के राइट साइड पे हमारे पास मैसेज का लेंथ जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा कि इस मैसेज का कितना लेंथ है, राइट पे हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा स्टोर हो जाएगा, और इस मैसेज का कितना लेंथ है हमारे पास राइट में स्टोर हो जाएगा। तो डॉट अप्लाई मेथड जो है वो हर एक कॉलम की वैल्यू पे अप्लाई होगा और रिज़ल्ट जो है वो स्टोर होता जाएगा उसी सेम रो में, जैसे कि है मैं मैसेज गो अनटिल जुरोंग एंड सो ऑन। तो ये वाला मैसेज है तो इसी के साथ हमारे पास एक एडिशनल कॉलम बनेगा या ओवरऑल रो में हमारे पास एक एडिशनल स्पेस बन जाएगी जहाँ पर हमारे पास मैसेज का जो लेंथ है वो स्टोर हो जाएगा। तो अब जब मैं इसको रन करता हूँ और अब मैं जब df डॉट हेड कॉल करता हूँ तो अच्छा, इससे पहले मैं ज़रा ये लेंथ x डॉट स्प्लिट में समझा दूँ। तो x में हमारे पास हर एक मैसेज जो था वो वन बाय वन स्टोर हो रहा था, और उसके बाद फिर हमने एक्स डॉट स्प्लिट हमने किया। एक्स डॉट स्प्लिट जो है मैसेज जो है ये अब एक स्ट्रिंग है, मैसेज जो है ये स्ट्रिंग है, और डॉट स्प्लिट मेथड जो है ये हमने डॉट स्प्लिट मेथड कॉल की है जिसमें हमने ये एक कंडीशन रखी है कि जहाँ जहाँ स्पेस आती है स्पेस आते ही आप स्प्लिट कर दें। तो ओवरऑल स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग है वो एक लिस्ट बन जाएगी जिसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास जो एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे, तो वो स्पेस के मुताबिक स्प्लिटिंग होगी। तो ये जो लिस्ट है आप देख सकते हैं कि हमारे पास गो जो है ये इंडेक्स 0 पे स्टोर हो जाएगा अनटिल इंडेक्स 1 पे, तो हर एक स्पेस पे हमारे पास स्प्लिटिंग होती जाएगी, और जब स्प्लिट हो जाएगी तो ओवरऑल हमारे पास ये एक टोटल लिस्ट बन जाएगी एक्स डॉट स्प्लिट। तो ये जो रिज़ल्ट हमारे पास बनेगा वो एक लिस्ट होगा, और वो टोटल जो वर्ड्स हैं उसके लिस्ट होगा, जैसे गो अनटिल ज्यूरोंग पॉइंट एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास टोटल जो है ये हमारे पास लिस्ट में स्टोर हो जाएंगी, और ये वर्ड्स जो हैं ये वैल्यूज़ हो जाएंगी, जैसे गो अनटिल ज्यूरोंग, तो ये 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह हमारे पास वन बाय वन ये सारी जो है ये लिस्ट में स्टोर होंगी। तो फिर मैंने लेंथ कॉल की है। लेंथ का मतलब ये है कि जो लिस्ट में जितने एलिमेंट्स हैं जितनी वैल्यूज़ हैं आप काउंट करें कि लिस्ट में कितनी वैल्यूज़ स्टोर्ड हैं। तो मेरे पास जो पहला मैसेज है उसके वर्ड्स हैं 20, और दूसरा जो है उसके वर्ड्स हैं 6, तीसरा 28 एंड सो ऑन। तो मेरे पास जो मैसेज लेंथ कॉलम है उसमें वर्ड्स काउंट होकर आ चुके हैं, मैंने स्टोर कर लिए हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं
एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। इससे पहले अगर मैं चेक करूं कि मैक्सिमम मैसेज में जो मैसेज लेंथ है, तो सबसे लंबा मैसेज जो था वो कितने वर्ड्स का था, तो कितनी लेंथ थी उसकी। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा मैक्स डी एफ मैसेज लेंथ। तो सबसे लंबा मैसेज जो था, ये मैक्सिमम वर्ड्स जो यूज़ हुए हैं एक मैसेज में, वो है 171। इसी तरह अगर मैं मिनिमम चेक कर लूँ, तो मिनिमम सिर्फ एक वर्ड का है, क्योंकि एक वर्ड का कोई मैसेज था। तो हमारे पास मैक्सिमम 171 वर्ड्स का मैसेज हमारे पास डाटा सेट में अवेलेबल है, और मिनिमम में सिर्फ एक वर्ड का मैसेज डाटा सेट में अवेलेबल है। अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, जो कि है एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। और इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि बैलेंस डाटा सेट हमारे पास क्या होता है। तो हमारे पास जो डाटा सेट होता है उसमें जो क्लास होती है, जैसे मेरे पास इस डाटा सेट में जो टारगेट है, जो कि इसमें जो क्लास है वो हैमर और स्पैमर की है, कि हैम या स्पैम। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है अगर इक्वल है, फॉर एग्जांपल वी हैव पॉजिटिव वैल्यूज विच आर approximately same as negative values, then we say that our data set is balanced। तो जो टारगेट में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, जैसे स्पैम और हैम है मेरे पास, अगर ये डाटा सेट में ऑलमोस्ट इक्वल है, कि जितने नंबर है हैम के, जितनी बार हैम यूज़ हुआ है डाटा सेट में, हैम हमारे पास मौजूद हैं, उतने ही, अगर ऑलमोस्ट उतने ही नंबर्स हमारे पास स्पैम के आते हैं, तो हमारे पास ओवरऑल जो डाटा सेट है वो होगा बैलेंस्ड। और इम्बैलेंस डाटा सेट होता है इफ़ देयर इज़ द वेरी हाई डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड नेगेटिव वैल्यूज़। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल डाटा सेट में हैम बहुत ज़्यादा आ रहे हों, लेकिन स्पैम जो है वो बहुत कम आ रहे हों, तो हमारे पास वो जो डाटा सेट होगा वो इम्बैलेंस्ड होगा। अगर आप इस ग्राफ को देखें, तो जो ब्लू है हमारे पास, ब्लू पॉइंट्स हैं, वो ऑलमोस्ट इक्वल हैं येलो पॉइंट्स के, तो ये हमारे पास बैलेंस्ड डाटा सेट था। और जो इम्बैलेंस्ड क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें आप अगर देखें तो जो ब्लू पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और रेड पॉइंट्स जो हैं ये बहुत कम है, और ये सिर्फ 6 हैं। तो ओवरऑल ये आप देख सकते हैं कि ये इम्बैलेंस्ड डाटा सेट होता है। अब हम जो हमारे पास डाटा सेट है, इसमें हम देखते हैं कि हमारा डाटा सेट जो है ये बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, बैलेंस काउंट्स इज इक्वल टू डी एफ डॉट ग्रुप बाय मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि वैल्यूज़ के मुताबिक ग्रुपिंग करेगा, और हम चाहते हैं कि हमारी ग्रुपिंग जो हो वो हो टारगेट के मुताबिक। तो ग्रुप बाय टारगेट, और यहाँ पर भी मैं टारगेट यूज़ करूँगा, डॉट, मैं यूज़ कर रहा हूँ डॉट एग्रीगेट मेथड, और काउंट डॉट वैल्यूज़। नेक्स्ट अब हम इसको, मैं एक बार रन कर लूँ और चेक करूँ कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ स्टोर हुई हैं। तो हमारे पास एरे एक स्टोर हुई है बैलेंस्ड काउंट्स में, बैलेंस काउंट्स में। अब इसको हम विजुअलाइज कर लेते हैं, जिस तरह मेरे पास ये स्कैटर प्लॉट थी, तो या ये मेरे पास जो पॉइंट्स के की एक फिगर है, येलो और ऑरेंज और ब्लू का, ब्लू और रेड का। तो इसी तरह हम ग्राफिंग कर लेते हैं, प्लॉटिंग कर लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो डाटा सेट है वो बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है। तो ग्राफ में जिस तरह हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमें काफ़ी आसानी से समझ आ रही है कि कौन सा बैलेंस्ड है और कौन सा इम्बैलेंस्ड है। तो इसी तरह हम अपने डाटा सेट को भी कंपेयर करेंगे, अपने डाटा सेट को भी देखेंगे कि हमारा डाटा सेट बैलेंस्ड है या नहीं। तो उसके लिए अभी हम ग्राफिंग करते हैं, और मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, फिग इज़ इक्वल टू, मैं जो मॉड्यूल यूज़ करूँगा वो ग्राफ ऑब्जेक्ट होगा, जो कोई मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया था गो का। तो गो डॉट फिगर, फिग डॉट एड ट्रेस। सबसे पहले हम जो मेथड यूज़ करेंगे, जो प्लॉटिंग करेंगे, जो ग्राफ बनाएंगे, वो
बार ग्राफ होगा। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ गो डॉट बार, और अब इसकी पैरामीटर वैल्यूज़ जो है वो हम सेट कर लेंगे। एक्स एक्स हैम, वाई में मैं रख लेता हूँ, तो एक्स में मैं हैम रख रहा हूँ, एक्स इज़ इक्वल टू मैंने रखना था डी एफ, नहीं एक्स में मेरे पास हैम है, और वाई में मैं रखूँगा बैलेंस काउंट्स 0। तो हम वाई में रख रहे हैं ये वैल्यू। नेक्स्ट अब हम नेम इज इक्वल टू हैम, टेक्स्ट इज इक्वल टू बैलेंस काउंट 0, टेक्स्ट पोजीशन इज इक्वल टू ऑटो, मार्कर कलर इज इक्वल टू प्राइमरी ब्लू, जो कि हम ऑलरेडी हेक्स कलर्स जो हमने यूज़ किए थे, तो प्राइमरी ब्लू जो मैंने एक वेरिएबल बनाया था जिसमें मैंने कलर्स स्टोर किए थे, तो मैं वो यूज़ करूँगा, उसमें मैंने प्राइमरी ब्लू यूज़ किया। तो जो हम फिगर बनाते हैं उसमें, फिगर जो अभी हम बनाएंगे उसमें हम बार ग्राफ यूज़ करेंगे। तो मैं सिर्फ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और वैल्यूज़ जो है वो थोड़ी सी मैं चेंज कर लूँगा स्पैमर के लिए। तो एक्स में मेरे पास अभी हैम की जगह होगा स्पैम, बैलेंस काउंट में होगा मेरे पास 1, और नेम है स्पैम, टेक्स्ट है 1, टेक्स्ट पोजीशन ऑटो, और यहाँ पर मैं जो कलर यूज़ करूँगा वो ग्रे कर लेता हूँ। तो ये मैंने कुछ पैरामीटर्स को सेट कर लिया है, और अब हम फिग डॉट अपडेट लेआउट में कॉल कर लेता हूँ, जिसमें मैं टाइटल इज इक्वल टू स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट साइज रख लेते हैं 32, फॉन्ट फैमिली रख लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन। तो डेटा सेट टाइटल अब हम रख लेते हैं डेटा सेट डिस्ट्रीब्यूशन बाय टारगेट, और अब हम क्लोज कर लेते हैं स्पैन को। ब्रैकेट क्लोज, कोई इशू है? ओके, मैं ऑलरेडी क्लोज कर चुका हूँ। तो अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं, फिग डॉट शो एट्रीब्यूट एरर, फिगर ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट। ओके, मैंने यहाँ पर
तो जो एरे वैल्यूज थी मेरे पास, जो ग्रुप बाय हमने ग्रुपिंग की थी, बैलेंस काउंट किया था, उसको हमने वैल्यूज़ की बजाय हमने मोर एडवांस तरीका देखा, हमने डिस्प्ले किया, और हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो हैमर्स हैं, हैम मैसेजेस हैं, वो 4825 है। और आप देख सकते हैं कि ये डायनामिकली मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज़ भी दिखा रहा है कि एक्स पे क्या वैल्यू है और वाई पे क्या वैल्यू है। अगर मैं यहाँ स्पैम पे अब अपना माउस कर्सर रखता हूँ तो मेरे पास स्पैम की वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं, जो कि मुझे देखने में भी काफ़ी आसानी हो रही है कि मैं एक्स में क्या वैल्यू है और वाई पे मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो जो हैम है ये हमारे पास 4825 है, और स्पैम जो है ये 747 है, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। लेकिन इसको हम बेहतर तरीके से, ऑब्वियसली जब हम या इसमें देख रहे हैं तो हमें इम्पोर्टेंस दिख रही है, हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ रहा है कि हमारे पास जो ओवरऑल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितनी इम्बैलेंस्ड है, कि 747 कितना और 4825 में कितना डिफरेंस है। 4825 कितना ऊपर है, बार ग्राफ इसका आप अगर देखें तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी ऊपर है और स्पैम की कितनी कम है। तो ओवरऑल हमारे पास जो डाटा सेट डिस्ट्रीब्यूशन है ये काफ़ी जो है इम्बैलेंस्ड है, और इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं रीसैम्पलिंग को। लेकिन मैं रीसैम्पलिंग को यूज़ नहीं करूँगा, मैं कंटिन्यू करूँगा सेम डाटा सेट के साथ। तो आप इसके साथ अभी सम काइंड ऑफ रीसैम्पलिंग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम करते हैं डाटा प्री प्रोसेसिंग, जो कि हमारा थर्ड स्टेप था। तो अब हम कुछ इंजीनियरिंग करेंगे डाटा के साथ, और उसको हम आसान बनाएंगे मॉडल के लिए टू क्लासीफाई। और दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द डायमेंशंस ऑफ द प्रॉब्लम। तो अब हम बनाते हैं, प्री प्रोसेसिंग करते हैं, हम एक फंक्शन सबसे पहले बनाते हैं, और वो हमें टेक्स्ट जो है वो हमें क्लीन करके देगा। जैसे कोई HTML कोई लिंक अगर यूज़ हुआ है किसी मैसेज में, तो लिंक को हम रिमूव कर देंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम सबसे पहले जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नाउ भी, और तो कोई कैपिटल नहीं है खैर, लेकिन जो कोई कैपिटल लेटर्स यूज़ हुए हैं तो उसको हम शॉर्ट कर लेंगे, सबको शॉर्ट लोअर केस में कर देंगे। उसके बाद फिर हम जो कोई टेक्स्ट है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में यूज़ हुआ है तो उसको भी हम रिमूव कर लेंगे। उसके अलावा कोई लिंक मैसेजेस में आए हैं तो लिंक को भी रिमूव कर लेंगे। कोई पंक्चुएशन यूज़ हुई है, पंक्चुएशन को भी हमने रिमूव कर लेना है फंक्शन, उसी सेम फंक्शन को यूज़ करके। और कोई ऐसा वर्ड जो कि जिसमें नंबर्स हों, वर्ड्स के साथ नंबर यूज़ हुए हैं, तो उन वर्ड्स को भी हम रिमूव कर लेंगे। तो अभी हमने ओवरऑल एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम मैं रखूँगा क्लीन टेक्स्ट, और हमने ये जो कुछ चीज़ें थी तो ये हमने रिमूव कर लेना है। और उसके लिए हम यूज़ करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन को। रेगुलर एक्सप्रेशन में हम पैटर्न्स को लिखेंगे, और उन पैटर्न्स के मुताबिक फिर हम जब टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे फंक्शन को, तो हमारे पास जब रिटर्न होगा टेक्स्ट तो वो एक क्लीन टेक्स्ट होगा। तो मैं अभी एक फंक्शन बनाता हूँ, डेफ क्लीन टेक्स्ट। अगेन मैं यहाँ पर एक डॉक स्ट्रिंग बना लेता हूँ ताकि आसानी रहे समझने के लिए। तो मेक टेक्स्ट लोअर केस, remove text in square brackets, remove links, remove punctuations, and remove words containing numbers। तो अब हम फंक्शन बनाते हैं। तो मैं एक वेरिएबल यूज़ करूँ टेक्स्ट, और str। तो वेरिएबल जो है str, ये टेक्स्ट जो है ये मेरे पास यहाँ से आ रहा है, नॉट लोअर। उसके बाद फिर तो सबसे पहले जो है, जो हम कोई टेक्स्ट पास करेंगे फंक्शन में, वो
डॉट लोअर मेथड उस पर यूज़ होगा, और जो रिज़ल्ट है, जो लोअर केस टेक्स्ट होगा मेरे पास, इस टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट अब मैं अगेन टेक्स्ट वेरिएबल बना रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को यूज़ करूँगा जो कि अब लोअर केस्ड है, और इसमें मैं मज़ीद प्रोसेसिंग करूँगा। तो और ई डॉट सब तो यहाँ पर जो अब मैं ये टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ वो ये वाला टेक्स्ट है कि जो लोअर केस, सबसे पहले जो हमने जो फंक्शन में टेक्स्ट पास किया वो लोअर केस में हुआ और इस टेक्स्ट में स्टोर हुआ। नेक्स्ट अब हम एक पैटर्न यूज़ करें जिस पर, जो कि इस टेक्स्ट पर, इस टेक्स्ट में पैटर्न के मुताबिक जो स्ट्रिंग या वर्ड्स जो मैच होंगे उन पर, उनको उनकी जगह रिप्लेस कर देगा एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। तो अगर मैं यहाँ पर स्पेस यूज़ करता तो वहाँ पर पैटर्न जहाँ जहाँ मैच करता वहाँ पर स्पेस आ जाता रिप्लेस होकर। तो मैं यहाँ पर एम्प्टी रख रहा हूँ ताकि वो वर्ड, जो पैटर्न जो है उसके मुताबिक वर्ड्स टेक्स्ट जो है वो रिमूव हो जाए। अगेन मैं पैटर्न बना लेता हूँ जिसमें मैं कोई लिंक्स अगर यूज़ हुए तो मैं उसको रिमूव कर लूँ। तो टेक्स्ट इज़ इक्वल टू आर ई डॉट सब। तो मैं सब मेथड यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं रिप्लेस कर सकूँ जो भी पैटर्न के मुताबिक मैचेस आते हैं, तो उनकी जगह मैं जो यूज़ करना चाहता हूँ तो उनके साथ मैं जो जो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ तो उसके साथ मैं रिप्लेस कर लूँगा। तो मैं अब जो पैटर्न लिखूँगा उसमें लिखूँगा सबसे पहले HTTPS अगर एग्जिस्ट करे, कैपिटल S प्लस तो जहाँ भी कोई लिंक मिलता है, कहाँ कहीं जहाँ कहीं भी वेबसाइट का यूआरएल कहीं पे मैसेज में मिल जाता है तो उसको अगेन मैं एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर दूंगा। और ये टेक्स्ट जो है ये वाला टेक्स्ट है, टेक्स्ट इज इक्वल टू आर ई डॉट सब। TEXT text is equal to तो हमने स्ट्रिंग इंपोर्ट किया था, जो कि मैंने उस वक्त बताया था कि हम स्ट्रिंग को इंपोर्ट करते हैं जब हमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस, कुछ एक्स्ट्रा वर्क हम चाहते हैं कि हम स्ट्रिंग हमें प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर मैंने जो हमने स्ट्रिंग इंपोर्ट किया था उसमें से डॉट पंक्चुएशन को मैंने कॉल किया। अगर मैं इसको डिस्प्ले करूँ कि स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन में क्या स्टोर्ड है, तो मेरे पास सारी पंक्चुएशन वैल्यूज़ जो है वो स्टोर्ड है, जो कि नॉर्मल स्ट्रिंग जो है उसमें उसमें हम डॉट पंक्चुएशन मेथड कॉल नहीं कर सकते, उसमें डॉट पंक्चुएशन प्रोवाइड नहीं किया गया। तो इसलिए हमने स्ट्रिंग यूज़ किया था, स्ट्रिंग इंपोर्ट किया था।
तो जो भी पंक्चुएशंस हैं वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगी। नेक्स्ट अब हम, और इसको मैं मज़ीद डिफरेंट तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन को समझाऊंगा अभी नेक्स्ट पार्ट में। इसमें मैं फंक्शंस, इस पार्ट में मैं फंक्शन बना रहा हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन के जो पैटर्न्स है ये स्ट्रिंग में कैसे यूज़ होते हैं, और जो पैटर्न्स हैं उसके मुताबिक स्ट्रिंग्स कैसे मैच होते हैं। तो टेक्स्ट इज इक्वल टू आर ई डॉट सब तो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप हम डिफरेंट पैटर्न्स को यूज़ करके हम, जो हमारे पास टेक्स्ट होगा वो क्लीन हो जाएगा, और उसको अब हम लास्ट में रिटर्न कर लेते हैं। तो जो रिजल्टेंट टेक्स्ट है ये काफ़ी क्लीन टेक्स्ट होगा, जो कि लोअर केस्ड होगा, जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोई टेक्स्ट नहीं होगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला टेक्स्ट जो है वो रिमूव हो चुका होगा, लिंक्स रिमूव हो चुके होंगे, पंक्चुएशंस रिमूव हो चुके होंगे, और वो वर्ड्स जिनमें नंबर्स यूज हुए हैं वो भी रिमूव हो चुके होंगे। तो ओवरऑल हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो एक क्लीन टेक्स्ट होगा। तो सही। तो नेक्स्ट पार्ट में हम हर एक पैटर्न को समझते हैं कि हर एक पैटर्न जो मैंने यूज़ किया है वो टेक्स्ट पे, टेक्स्ट में वो क्या काम कर रहा है, वो किन स्ट्रिंग्स को, किन वर्ड्स को हाईलाइट करेगा, या वो पैटर्न्स जो हैं वो ओवरऑल उन पैटर्न्स का फ़ायदा क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम रेगुलर एक्सप्रेशंस की थोड़ी सी बेसिक्स देख लेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।